गुड इवनिंग सारे अनु भाई की हाल चाल वधिया हो सारे तंदुरुस्त हो फैमिली वधिया है सारी बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर आप सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। दुआएं हैं आपकी आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है आपका प्यार है सब कुछ बढ़िया चल रहा है ठीक है। अच्छा एक बात मैंने सोच के बताओ लास्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में सेक्शन नंबर 54 मैंने कैपिटल गेन का डाल दिया था। मैंने कैपिटल गेन का 1 घंटे का सेशन डाला था। उम्मीद करूंगा सेक्शन नंबर 54 आपने देख लिया होगा और अब कैपिटल गेन की पूरी कंप्लीट रिवीजन हमारी हो चुकी है ठीक है जी। आज हमें करने हैं कैपिटल गेन के एमसीक्यूज। अच्छा एमसीक्यूज जो है ना जो ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज आपको बैंक दिया है क्वेश्चन बैंक जो मैंने दिया है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था जिस दिन मैंने अनाउंसमेंट की थी। याद करो जिस दिन नलायक को आपने वेबसाइट क्रैश कर दी थी ठीक है। तो वो स्कैनर मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। वो स्कैनर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है वीजी स्टडी हब के नाम से उसके अंदर भी है। तो वो स्कैनर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उस स्कैनर में कैपिटल गेन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है वैसे वो 75 क्वेश्चन हैं बट उस 75 में से जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना उसको आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है। अच्छा कई बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कब लॉन्च करोगे। बस एक बार हमारा रिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं क्विज लेके आऊँगा जी। एक बार हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाए एमसीक्यू साथ साथ हम कंप्लीट करें फिर मैं लेके आऊँगा क्विज। क्विज का मतलब क्या होगा कि फिर एक बढ़िया से क्विज लेके आएंगे जो लाइव करेंगे यूट्यूब पे और सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे फिर चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। मतलब मुझे भी तो पता लगे ना भाई इतनी रिवीजन करने के बाद इतने एमसीक्यूज करने के बाद मेरे बच्चे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो वो सोल्व कैसे करके आएंगे ठीक है। तो हम क्विज भी खेलेंगे बट पहले हमारा काम क्या है रिवीजन कंप्लीट करना साथ में एमसीक्यूज कंप्लीट करना। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा फिर हम बातें करेंगे क्विज की। उसमें इनकम टैक्स के भी एमसीक्यूज मैं कराऊंगा उसमें जीएसटी के भी एमसीक्यूज होंगे और कस्टम के भी होंगे। मतलब कंप्लीट एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर मैं डाल दूंगा जी ठीक है। और कोशिश ये है कि हमारा 15 जून तक सारी कंप्लीट रिवीजन हमारी हो जाए। 15 जून के बाद जितना भी टाइम हमारा बचेगा उसमें हमारा सिर्फ एक काम होगा एमसीक्यूज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करना ठीक है। क्विज खेलेंगे लाइव खेलेंगे आप लाइव मुझे आंसर दोगे ताकि मुझे पता लगे मेरी फैमिली के कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। ओके ओके बच्चा कह रहा है सर बहुत बढ़िया सर मजा आएगा। मजा इतने नज़ारे आ जाएंगे ना सर जब मैंने कमिटमेंट की है आपको मैं आपके एग्जाम निकलवा के रहूंगा तो मतलब एग्जाम निकलवा के रहूंगा ठीक है जी। और कई नालायक बच्चे हैं जी अभी भी कह रहे हैं सर वो इनकम टैक्स की समरी बुक दे दो। मतलब अभी भी नालायक कह रहे हैं कि समरी बुक दे दो। उनको यही नहीं पता कि समरी बुक मैं कब की दे चुका हूँ सर। टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ VGStudyHub.com वेबसाइट के ऊपर भी पड़ी है और VG स्टडी हब जो हमारा प्ले स्टोर पे अभी मैंने नई एप्लीकेशन लॉन्च किया 3 दिन पहले वहाँ पर भी पड़ी हुई है ठीक है। और कई बच्चे कहते हैं सर वो आई विद्या अकेडमी अब आई विद्या अकेडमी का नाम ही VG स्टडी हब हो चुका है। आपको मैंने कहा भी था कि अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि हमारी एकेडमी का नाम क्या आपने क्या बोलना है VG स्टडी हब है ठीक है। कई फेक आईडी फेसबुक के ऊपर बनी हुई हैं अब वो नालायक है हम क्या कर सकते हैं तो अपने VG स्टडी हब नाम लेना क्योंकि उसका नाम ही अब VG स्टडी हब से हो चुका है ठीक है। चलो जी इधर देखो ध्यान से अब हमें कैपिटल गेन के एमसीक्यूज करने स्टार्ट करने हैं। अब जो ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे टिक किए हुए हैं ना ये सारे एमसीक्यूज आज हमें कंप्लीट करने हैं। बाकी एमसीक्यूज इसके आंसर उस स्कैनर के अंदर दिए हुए हैं बाकी आप वहां से कर सकते हो। और जो टिक वाले एमसीक्यूज हैं वो आज हमें बिना आंसर के करने हैं। मतलब आंसर आप मुझे अब चैट बॉक्स के अंदर बताओगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा चेक करेंगे कितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें से कितने आपके आंसर सही हैं ताकि पता लगे जो हमने कैपिटल गेन की रिवीजन की है वो कितनी बढ़िया हमारी गई है। और फिर वेडनेसडे से हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे जी। हमारा सैलरी हो गया अच्छा हाउस प्रॉपर्टी भी तो हो गया हमारा। मेरे को लग रहा था हाउस प्रॉपर्टी हमारा रह गया। हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया सैलरी भी हो गया कैपिटल गेन भी हो गया बचा अदर सोर्स। तो वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे अदर सोर्स की रिवीजन जिसमें होगा डिविडेंड की टैक्सेशन होगा बायबैक की टैक्सेशन होगा गिफ्ट की टैक्सेशन होगा अदर सोर्स के बैलेंस कॉन्सेप्ट होंगे उन सब की रिवीजन जो करेंगे वो हम वेडनेसडे से स्टार्ट कर देंगे ठीक है। और फटाफट से एमसीक्यूज करने स्टार्ट करते हैं। हाथ में कैलकुलेटर हो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो हर बच्चा आंसर देने की कोशिश करेगा और जो बच्चा आंसर नहीं देगा उसे महापाप लगेगा जी। एक बार आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है एज पर जनरल रूल कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल इन विच ईयर। हाँ जी अपने आप बोल दो कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होते हैं। याद करो 45(1) जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था जब हमने उसकी रिवीजन की थी मैंने कहा था कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। पैसा कब आएगा मैटर वो नहीं करता। मतलब आपने कंसीडरेशन कब रिसीव किया क्या टैक्सेबल उस साल में होंगे। आंसर इज नो जिस ईयर में ट्रांसफर किए होंगे कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होंगे बस ये बात ध्यान दो। तो एक बार चेक करो प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके पहला सही है सबका। बच्चा कह रहा है मजा आ गया सर पहला हमारा सही है। अब सेकंड पे आओ जी। सेकंड देखो गोल्ड यूटेंसिल्स आर डैश एंड सिल्वर यूटेंसिल्स आर डैश।
हाँ जी, गोल्ड यूटेंसिल्स क्या कैपिटल एसेट है या नहीं है? फटाफट से बोलो, क्या गोल्ड यूटेंसिल्स कैपिटल एसेट है या नहीं है? बिल्कुल है। और बट सिल्वर यूटेंसिल्स जो हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। याद करो, मैंने क्लास में कहा था, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको मैंने क्लास में समझाया भी था कि चांदी के बर्तन जिसमें आप खाना खा सकते हो इन फॉर्म ऑफ थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, उस केस में वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होते, उसको पर्सनल इफेक्ट मानते हैं। बट अगर सोने के बर्तन होंगे, अगर गोल्ड यूटेंसिल्स होंगे, उसकी सेल पर कैपिटल गेन लगेगा। तो गोल्ड यूटेंसिल्स इज ए कैपिटल एसेट बट सिल्वर यूटेंसिल्स इज नॉट ए कैपिटल एसेट। ठीक है जी, तो इसका क्या बनेगा जी? गोल्ड यूटेंसिल्स आर कैपिटल एसेट एंड सिल्वर आर नॉट कैपिटल एसेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दो सही हो गए, आपके भी दोनों सही हैं, हाई फाई करो। लो जी, अब आगे आओ जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन 5 किलोमीटर जी। एग्रीकल्चर लैंड 5 किलोमीटर के अंदर सिचुएट करती है फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन 11 लाख। हाँ जी, अपने आप बोल देना, मेरी एग्रीकल्चर लैंड 5 किलोमीटर में आ रही है, उसकी पॉपुलेशन 11 लाख है। उसकी पॉपुलेशन 11 लाख है। पहली बात तो बताओ, क्या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में आता है? सर क्या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में आएगा? आंसर इज यस। बट अगर विद इन 6 किलोमीटर है तो पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, 10 लाख तक होनी चाहिए। अच्छा, क्या 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में कवर होगा? वो भी कवर होगा। और अगर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में कवर होगा और अगर विद इन 8 किलोमीटर है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी, इट इज ए कैपिटल एसेट। बस ये बात ध्यान दो। अब मुझे अपने आप बोल देना, अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर में है, पॉपुलेशन 11 लाख है, तो मैं किस में कवर कर लूंगा? 8 में कवर कर लूंगा। और अगर 8 में कवर हो गई, इट इज ए कैपिटल एसेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब कई नालायक बच्चे हैं, कह रहे यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा, सर ने तो कहा था विद इन 6 किलोमीटर में 10 लाख तक होनी चाहिए और ये 5 किलोमीटर 6 में आता है, यहाँ तो 11 लाख है, कैपिटल एसेट कैसे बना दिया? दूसरा बच्चा कहता है नालायक, सर ने ये भी कहा था आपको विद इन 8 में भी चेक करना है और ये 5 किलोमीटर है, 8 में कवर हो रहा है, 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, इट इज ए कैपिटल एसेट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो जी, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएट करती है बियॉन्ड 8 किलोमीटर। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं जी, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। अगर एग्रीकल्चर लैंड बियॉन्ड 8 किलोमीटर में है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर एग्रीकल्चर लैंड 8 किलोमीटर से ज्यादा में फॉल करती है, पॉपुलेशन चाहे कितनी ही क्यों ना हो, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। याद करो, मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर एग्रीकल्चर लैंड 8 किलोमीटर से ऊपर है, उस केस में कोई भी कैपिटल एसेट में कवर नहीं होगी, क्योंकि विद इन 8 किलोमीटर होती तो कैपिटल एसेट बन सकती थी। बियॉन्ड 8 किलोमीटर वाले केस में कोई भी कैपिटल एसेट नहीं बनेगी। तो सिंपल सा फंडा ही निकल के आ रहा है कि अगर विद इन 8 किलोमीटर है, अगर विद इन 8 किलोमीटर तो कैपिटल एसेट बन जाती, जैसे ही 8 किलोमीटर से ऊपर होगी, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सारे सही चल रहे हैं? बच्चा कह रहा है मजा आ रहा है सर, अब लग रहा है हमें कैपिटल गेन की थोड़ी सी अच्छे से रिवीजन हो गई। लगना चाहिए, बस आपको ये लगना चाहिए सर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, आओ जी आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 17 है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 इज एप्लीकेबल व्हाइल कंप्यूटिंग। पहले तो बताओ सेकंड प्रोविजो में है क्या? पूरी क्लास ये बताए सेक्शन 48 की सेकंड प्रोविजो में क्या सर? याद करो, सेकंड प्रोविजो में इंडेक्सेशन है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कैपिटल गेन की इंडेक्सेशन, जब कैपिटल गेन निकालते हो उस केस में इंडेक्सेशन क्या हर केस में करते हो या लॉन्ग टर्म वाले केस में करते हो? सर लॉन्ग टर्म वाले केस में करते हैं। याद करो, मैंने पहले भी कहा था कि इंडेक्सेशन जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म वाले केस में होती है, शॉर्ट टर्म वाले केस में नहीं होती। तो वो कहना चाह रहे हैं कि सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 किस केस में एप्लीकेबल होगी? वो लॉन्ग टर्म वाले केस में एप्लीकेबल होगी, शॉर्ट टर्म वाले केस में नहीं होगी। तो एक बार ऑप्शन देखना, ओनली शॉर्ट टर्म, आंसर इज नो। बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आंसर इज नो। ओनली लॉन्ग टर्म, आंसर इज यस, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले केस में ही हमें कैपिटल गेन इंडेक्स करने होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले केस में कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होता। याद करो, मैंने कहा भी था शॉर्ट टर्म वाले केस में सेल प्राइस माइनस में कोआ, माइनस में कोई, माइनस में ईओटी। और लॉन्ग टर्म वाले केस में क्या होता है? जल्दी बोलो, लॉन्ग टर्म वाले केस में क्या होता है? सेल प्राइस माइनस में आई कोआ, माइनस में आई कोई, माइनस में ईओटी। तो इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म वाले केस में करते हैं, शॉर्ट टर्म वाले केस में नहीं करते। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, फिर एसटीडी पेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स और यूनिट शैल नॉट बी फ्रॉम सेल प्राइस। हाँ जी, अपने आप बोल देना। याद करो, हमने सेक्शन 48 की एक प्रोविजो की थी जहां पर ये लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 7th प्रोविजो थी, मेरे ख्याल से हमारी 7th प्रोविजो है शायद। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपने एसटीडी पे किया होगा ना, उसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एसटीडी की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सेल के साथ पे किया तो सेल प्राइस में से माइनस नहीं होगा, और अगर परचेज पर आपने पे किया तो परचेज प्राइस में ऐड नहीं होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपने सेल पर पे किया तो सेल प्राइस में माइनस नहीं होगा,
और अगर आपने परचेज पर पे किया तो परचेज में ऐड नहीं होगा, मतलब एसटीटी का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये बात हमने सेक्शन 48 की प्रोविजो के अंदर की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपने एसटीडी सेल पर पे किया, तो अगर आपने एसटीडी सेल पर पे किया है तो क्या वो सेल प्राइस में से माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। आंसर इज नो, माइनस नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वो कह रहे हैं शेल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस, मतलब सेल प्राइस में से माइनस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब प्रिया कह रही है सर एक बार ये पॉइंट दोबारा समझा दो, ये पॉइंट ना हमें रिवीजन क्लास में भी समझ नहीं आया था। वो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बाबू, मेरे नोना, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे पिंक कलर के बच्चे, अब प्लीज़ ध्यान सुनना। एक बात मैंने सोच के बोलना, आपने शेयर सेल किए, उस पर आपने एसटीडी पे किया। अब गवर्नमेंट कहते हैं कई बार ना आप ये ना बोल दो कि मैंने एसटीडी पे किया सेल पर, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, कैपिटल गेन निकालने के लिए माइनस करूंगा। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि अगर आपने एसटीडी सेल या परचेस किसी पर भी पे किया, उसका बेनिफिट हम तुम्हें नहीं देंगे। बेनिफिट ना देने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर मैं सेल प्राइस में से एसटीडी माइनस कर दूंगा तो सेल प्राइस मेरा कम हो जाएगा ना, और अगर सेल प्राइस कम होगा तो कैपिटल गेन कम आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा वो काम नहीं करेंगे। और इसका रीजन क्या था? याद करो, मैंने रेगुलर बैच के अंदर आपको बताया था कि सेक्शन 111A और 112 कैपिटल ए, जहां पे आप एसटीडी पे करते हो तभी गवर्नमेंट ने कम रेट एप्लीकेबल किए हैं। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि ऑलरेडी ही कम रेट एप्लीकेबल हैं, उस केस में एसटीडी का बेनिफिट तुम्हें क्यों देंगे? तो अगर तुमने एसटीडी पे किया सेल पर, तुम्हारे सेल प्राइस में से माइनस नहीं होगा। अगर तुमने परचेज पर पे किया है, तुम्हारी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी, ओके है। उसके बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी, द ऑप्शन टू टेक एफएमवी एज ऑन 141 डैश इन केस ऑफ शेयर। हाँ जी, अपने आप बोल दो। 141 में जो एफएमवी लेते हैं, 141 में जो एफएमवी लेते हैं, क्या वो ऑप्शन शेयर्स वाले केस में अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है सर। 141 की जो एफएमवी लेते हैं, क्या वो शेयर्स वाले केस में अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है। याद करो, मैंने कहा था कि अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं, एक बार दोबारा बोलूंगा जी, अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं उस केस में 141 वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं उस केस में 141 वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। बट अगर शेयर्स वाले केस होंगे या एनी अदर कैपिटल एसेट होंगी, उस केस में 141 की जो एफएमवी होती है वो वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। मेरी पूरी क्लास बोल दे। याद करो, मैंने शेयर्स वाले केस में एक हमने बात की थी ओरिजिनल शेयर की, एक राइट शेयर की और एक बोनस शेयर की। वहां पर मैंने कहा था कि जब भी आपने शेयर 141 से पहले परचेज किए होंगे तो परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवरेज हायर कॉस्ट लेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि क्या शेयर्स वाले केस में आप 141 की एफएमवी चेक करने वाला ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल है जी। हाँ, अगर यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स होता उस केस में क्या लिखता? नॉट अवेलेबल। बट यहाँ पे क्या लिखा है? शेयर्स। तो भैया शेयर्स वाले केस में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिवीजन क्लास हमने सही ढंग से की है, और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को सही आ रहे हैं, बट अगर सारे सही आ रहे हैं इट मींस हमने रिवीजन क्लास बहुत बढ़िया ढंग से की है जी। उसके बाद आओ जी, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 27 पे आओ। 27 कह रहा है इन केस ऑफ शेयर्स हेल्ड इन ए लिस्टेड कंपनी। हाँ जी, लिस्टेड शेयर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस ए कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी डैश इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लिस्टेड शेयर है उसको शॉर्ट टर्म कब मानेंगे? याद करो, मैंने कहा था कि आपके नॉर्मली 3 टाइम लिमिट होती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। नॉर्मली होगी 36 मंथ की, वैसे चेक करेंगे 36 मंथ, बट 6 केस को बाहर निकाल के 6 केस में 2 केस में 24 महीने चेक करेंगे और 4 केस में 12 महीने चेक करेंगे। क्या मेरी फैमिली के जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी फैमिली के जो बच्चे मेरे सामने बैठे, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि अब बच्चे आने हो गए हैं कम, उनको बुक्स मिल गई हैं सर, उनको बुक्स मिल गई हैं। और आज मैं देख रहा था, और मैं आपको ना पता क्यों समझाता हूँ? आपके फ्यूचर के लिए समझाता हूँ सर, आपके बेस्ट करियर के समझाता हूँ। आपको बुक मिल गई, मैंने दे दी आपको बुक, जीएसटी की बुक मैंने आपको दे दी, ठीक है, स्कैनर भी आपको मिल गया। इसका मतलब क्या है कि अब हम स्टूडेंट दरबार में नहीं आएंगे? क्या हमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है? ये सबसे बड़ी गलत सोच है, मैंने उस दिन भी कहा था, ये बहुत बड़ी गलत सोच है सर। एक बात, अगर ऐसे बुक मिलने से बच्चे पास होने लग जाते फिर तो काम ही हो जाता ना सर। स्टूडेंट दरबार में अगर रिवीजन करने जो बच्चे नहीं आ रहे ना, उन्हें पता नहीं है वो एग्जाम के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपका 1 घंटा जरूरी है तो क्या मेरा 1 घंटा जरूरी नहीं है? सर मेरी भी तो फैमिली होगी, और मैंने पहले भी कितनी बार कहा है, सुबह 7:30 बजे से लेके रात को, आपके सामने की बात है, लाइव लेता हूं मैं, लाइव लेता हूं 8:30 से लेके, आप चेक करो 9:30 बज जाते हैं, 9:30 बजे मैं रूम से बाहर निकलता हूं। मतलब पूरा दिन मैं भी तो आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं ना।
रेगुलर बैच भी चल रहे हैं, आप लोग भी हो यूट्यूब फैमिली के बच्चे में, और मैं यूट्यूब फैमिली से जब भी मैंने कोई कमिटमेंट की है हमेशा मैंने कमिटमेंट पूरी की है, क्योंकि मुझे पता है सर हर बच्चा कई बार रेगुलर बैच नहीं ले पाता, और अगर रेगुलर बैच बाई चांस नहीं ले पाए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसका भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अब इतना करने के बावजूद भी अगर बच्चे सेशन में से गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर दुख होता है। और अभी तक देख लो, मुझे पता है 1-2 दिन से बच्चे डे बाय डे कम हो रहे हैं। क्यों? उन्हें बस बुक मिल गई, उनको बस बुक चाहिए थी, अब बुक मिल गई, आराम से आराम फरमा रहे हैं जी, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ उन बच्चों को मैं क्या समझाऊं जी। यही बोल सकता हूं कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखो इसके कोई पैसे तो चार्ज नहीं हो रहे, फिर भी अगर आप नहीं बैठोगे आपका नुकसान होगा जी। और इतनी मेरी गारंटी है सर, इससे बेस्ट रिवीजन क्लास नहीं मिल सकती आपको, इससे बेस्ट रिवीजन क्लास नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जो हम एक साथ पार्टिसिपेशन करते हैं उससे बहुत बढ़िया चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी, याद करो क्लास के अंदर मैंने कहा था कि 36 मंथ जो होते हैं, अब जो आपके 36 मंथ होते हैं, 36 मंथ वाले केस में क्या था, 36 मंथ तो नॉर्मल होंगे, 6 केस को छोड़कर 2 केस में 24 महीने होंगे, बाकी 4 केस में क्या होंगे, 12 महीने होंगे। और वो 4 केस में 12 महीने, पहला केस क्या था, लिस्टेड सिक्योरिटी। देखो लिस्टेड सिक्योरिटी वाला आ गया। अब लिस्टेड सिक्योरिटी वाले केस में 24 महीने चेक करने हैं, 36 मंथ चेक करने हैं, 12 महीने चेक करने हैं, 12 महीने चेक करने हैं। तो इस केस में क्या आंसर आएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपने बेचे हैं तो शॉर्ट टर्म तब बनेगा अगर वो आपने 12 महीने तक होल्ड किए होंगे। इट मींस अगर आपने 12 से ज्यादा होल्ड किए होंगे उस केस में जो भी गेन होगा ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, बस ये बात ध्यान दो। और उसने हमसे बात किसकी की है, उसने शॉर्ट टर्म की बात की है। शॉर्ट टर्म वाले केस में क्या लिमिट आएगी जी, 12 महीने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30, द रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी डिफाइन इन सेक्शन 111A फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मेरी पूरी क्लास जानती रही, फटाफट चैट बॉक्स भर दो जी, चैट बॉक्स भर दो। जो मैंने आपको टैक्स रेट बताए थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले केस में क्या रेट होगा, 15%। याद करो अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A में कवर है 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में 10% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में 20% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 2 कैटेगरी होती हैं, या तो 112 या 112A, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और 112 में जो 20% है, कुछ केस में लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड वाले केस में 20 और 10 विच एवरेज लेस वाला ऑप्शन भी है। अब कहाँ बातें याद होंगी। एक बच्चा तो कह रहा है सर मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं तो अपना रुमाल बांध के थोड़ी देर बैठ रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बांधोगे ही रुमाल, अगर सही ढंग से आपने रिवाइज नहीं किया होगा। याद करो इवन लास्ट टू लास्ट रिवीजन क्लास के अंदर मैंने आपको टैक्स रेट का डायग्राम बनवाया था, रिवीजन क्लास के अंदर ही मैंने कहा था ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के भी 2 केस हैं, 111A और स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म के भी 2 केस होंगे, 112 और 112A। और 111A जो शॉर्ट टर्म है उस केस में 15% टैक्स है, वही क्वेश्चन कह रहा है। देखना क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म वाले केस में क्या टैक्स रेट होगा, 111A में 15% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट इज नॉट अवेलेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A2। किसको नहीं मिलेगा जी, याद करो स्लैब रेट का बेनिफिट जो है वो किसको मिलता है। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, 111A वाले केस में स्लैब रेट का बेनिफिट जो किसको मिलता है, एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को, एक रेजिडेंट HUF को, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता। तो क्या क्वेश्चन में वो ये कह रहा है किसको बेनिफिट मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। मतलब वो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट जो बैलेंस स्लैब रेट होते हैं उसका बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा जी, NR को नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब प्रखर कहता है, प्रखर कह रहा है यार मुझे ना इसमें एक डाउट आ रहा है कि बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट वाला पॉइंट ना मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, ये होता क्या था। आपको याद कराऊं, इवन लास्ट टू लास्ट रिवीजन क्लास जो हमने की थी कैपिटल, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था। इधर देखो ध्यान से, एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के मान लो 3 लाख रुपए हैं और अदर इनकम जो है मेरी 2 लाख रुपए की है। अब 111A पर क्या रेट लगेगा, 15%। अदर इनकम पर क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। क्या मेरे 50,000 रुपये की एग्जम्पशन लिमिट वेस्ट हो रही है, नहीं हो रही। सर वैसे मेरी एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है ना, वैसे लिमिट मेरी 2.5 लाख है, बट इनकम मेरी 2 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो 50,000 रुपये का बचा हुआ स्लैब रेट है उसको तुम शॉर्ट टर्म में यूज कर लो, और उसको यूज करने के बाद जो बैलेंस तुम्हारे शॉर्ट टर्म गेन बचेंगे वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 15%। और ये बेनिफिट जो होगा वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF वाले केस में एप्लीकेबल होगा, NR वाले केस में नहीं होगा। वो क्वेश्चन उसी का ही है। और बच्चा ये बातें रट के जाता है, बच्चे ने बस रटा होता है, उसे ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। और अगर रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म। किस केस में अवेलेबल नहीं होता, NR वाले केस में अवेलेबल नहीं होता, बाकी सब केस में अवेलेबल होता है जी। उसके बाद देखो जी
द टैक्स लाइबिलिटी डिफाइन इन सेक्शन 112 फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अपने बोल दो नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए में कवर है उसकी बात नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए में कवर है उसकी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में कवर है उस पे क्या रेट है, दैट इज 20%। हाँ, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में कवर है उस केस में 10% लगेगा, बट 112 वाले केस में क्या रेट एप्लीकेबल होगा जी, 20%। बस ये बात ध्यान दो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में जो टैक्सेबल होंगे, टैक्सेबल किससे होंगे, 20% से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, ओके है जी। थम्स अप दिखा दूं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 39 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1037। पहले ये बताओ 1037 में क्या था। 1037 में ये था कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बन एरिया में है, पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहे हो, उसके बदले में जो भी कॉम्पनसेशन मिलेगा, चाहे वो इनहेंस हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, सारे कैपिटल गेन 1037 में एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अब वो यही कहना चाह रहा है कि मैं कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करूं ताकि मेरे जो 1037 में कैपिटल गेन आ रहे हैं ना वो सारे एग्जम्प्ट हो जाएं। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन मैं सेटिस्फाइड करूं कि जो भी 1037 में कैपिटल गेन आ रहे हैं वो सारे के सारे एग्जम्प्ट हो जाएं। एक बार चेक करना जी। एसेट बीइंग ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, यस, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एसेट बीइंग ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर लैंड, आंसर इज नो। एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में होगी तब एग्जम्प्ट होगी, अगर रूरल एरिया में होगी इट इज नॉट ए कैपिटल सेट। तो सेकंड कंडीशन हटा दी। ट्रांसफर इज द वन फॉर विच कंसिडरेशन इज डिटरमाइन और अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और कंसिडरेशन नीड नॉट बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है। तो भाई 2 कंडीशन है, पहली और तीसरी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके 1037 में गेन एग्जम्प्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे जी। तो देखो जी फर्स्ट और थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर ए ये फर्स्ट और थर्ड है। अच्छा, ये फोर्थ जो है ना गलती से आ गया, ये ऑप्शन नंबर डी में जाना है जी, यहाँ पे आएगा फोर्थ। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेकंड और फोर्थ का है, और हमारा आंसर कह रही फर्स्ट एंड थर्ड है हमारा ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। ओके ओके जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 41 है जी। आप गलती करोगे, 100% गलती करोगे अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ए हैज एन एग्रीकल्चर लैंड कोस्टिंग है 6 लाख रुपए की इन दिल्ली में, was used for agriculture purpose since 1st April 1996 till 1st August 2019. When the government compulsory acquired this land, a compensation of 10 lakh was settled. The compensation was received by A on 1st July 2020. Compute the amount of capital gain taxable in the hands of Mr. A. Ignore indexation. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर पिछले 2 साल से लगातार मैं एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहा हूं और एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है, तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे ना। तो क्या यहां पे जो भी कैपिटल गेन निकल के आ रहे हैं क्या वो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट है 1037 में। सर अभी तो हमने 1037 पढ़ा। एक तो सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो, नालायक। मतलब बच्चा ऐसे लेट के क्लास देख रहा है ना, ऐसे लेट के क्लास देख रहा है, बच्चा कह रहा है सर बस थोड़ा सा हमारा बस नहीं चल रहा है, एक साथ में कोल्ड ड्रिंक हो, साथ में चिप्स पड़े हो, एक मसाज वाला हमारी मसाज कर रहा हो, आराम से हम ऐसे करके आराम फरमा रहे हो, आपका लेक्चर चल रहा हो, आंखें हमारी बंद हो, सत्संग का माहौल बना हो, ढोल की चिमटा हो, तालियां बज रही हो और सब तरफ से गूंज की आवाज आ रही हो, विवेक बाबा की जय, विवेक बाबा की जय, विवेक बाबा की जय। कई नालायक बच्चे ये सोच रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, नालायक को लेक्चर चल रहा है, सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल चेयर पे हर बच्चा बैठ के देखेगा, ध्यान रखना। जो बच्चे बेड और सोफे पे बैठ के देखते हैं ना वो नालायक बच्चे हैं, वो सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इधर देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एग्रीकल्चर लैंड आपके दिल्ली में है, आप एग्रीकल्चर पर्पस यूज करो 96 में। कब तक यूज किया? 1 अगस्त 19। ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने सेल किया उसे 2 साल पहले आप यूज कर रहे हो, और अगर 2 साल पहले आप यूज कर रहे हो तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो सारा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा 1037 में। तो यहां पे कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1037। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो जी, कह रहे हैं सेक्शन 50C एप्लीकेबल किस एसेट में होता है? पहले याद करो सेक्शन 50C क्या था। सेक्शन 50C यार 50C तो मेरे को लग रहा है कैपिटल गेन में रिवाइज ही नहीं किया।
50 तो किया ही नहीं यार, विवेक सर ने कराया नहीं यार, शट यार। 50 किसका था, याद करो नालायको, 50 था स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला, 110%। याद आ रहा कुछ आपका? मैंने कहा था कि अगर स्टैंप ड्यूटी तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा होगी तो जो भी स्टैंप ड्यूटी होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी 50C। किस केस में एप्लीकेबल है? यदि बोलो क्या 50C हर एसेट वाले केस में एप्लीकेबल है या लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल है? लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल है। और अगर 50C लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल है तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है जी कि यहाँ पे 50C किस एसेट पे एप्लीकेबल होगा? ऑल एसेट, आंसर इज नो। ज्वेलरी, आंसर इज नो। लैंड और बिल्डिंग और बोथ, आंसर इज यस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 50C जो है वो लैंड, बिल्डिंग और दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद एक बारी, फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 45(1)(a), मतलब 45(1) में कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड शुड बी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक बात मुझे बताना जी, जो 45(1)(a) हमने किया था, याद है ना 45(1)(a)? याद करो मैंने कहा था जिस ईयर में ट्रांसफर उस ईयर में टैक्सेबल। इस लाइन की 4 एक्सेप्शन है सर, जिस ईयर में ट्रांसफर उस ईयर में टैक्सेबल, इस लाइन की 4 एक्सेप्शन है। 45(1)(a), 45(2), 45(5), 45(5)(a), ये 4 एक्सेप्शन है हमारी। और याद करो मैंने 45(1)(a) के अंदर कहा भी था कि अगर कोई एसेट आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, अगर कोई एसेट आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो जो ईयर ऑफ डिस्ट्रॉयमेंट होगा या ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? ट्रांसफर बन जाएगा। हाँ, जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा उस ईयर में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो ट्रांसफर बनेगा जब डिस्ट्रॉय हुई, टैक्सेबल तब होगा जब कंपनसेशन रिसीव होगा, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। तो एक बार चेक करो जी, यहाँ पे उसने बोला डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होगी, तो डेट ऑफ ट्रांसफर होगी डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर वो यहां पे कहता कि डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी, अगर वो कहता कि डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी, फिर क्या लिखते? डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। मतलब अगर वो टैक्सेबिलिटी कहता, फिर जब इंश्योरेंस क्लेम मिला उस ईयर में टैक्सेबल होती। अगर उसने ट्रांसफर की बातें की हैं तो ट्रांसफर कब हो जाएगा जी? ट्रांसफर तब होगा जैसे ही मेरी एसेट डिस्ट्रॉय होंगी, उसको हम ट्रांसफर मान के कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 50 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से पढ़ना जी। ए इज द ओनर ऑफ ए कार। ए एक कार का ओनर है। 1 अप्रैल 17 ही स्टार्ट ए बिजनेस परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार। उसने सेल परचेज का कार स्टार्ट किया और अपनी कार को वो स्टॉक इन ट्रेड में ले आया, मतलब अपने नए बिजनेस में लेकर आ गया। और जब कार को लेकर आया उसने गाड़ी एक्वायर की थी 2 लाख रुपए की, और जिस दिन उसने कन्वर्ट की कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड जो भी है 2.5 लाख रुपए की एफएमवी है, और फिर उसने गाड़ी बेच दी। आगे कार हेल्ड अ स्टॉक इन ट्रेड, व्हाट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल होगा ये बता दो जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आधे बच्चे गलत कर चुके हैं जी, आधे बच्चे गलत कर चुके हैं। प्रिया हो गया, निहारिका हो गया, आकांक्षा हो गया, दृष्टि हो गया, सौम्या हो गया, हर्षित हो गया, अभिषेक हो गया, उसके बाद प्रखर हो गया, उसके बाद जी क्या नाम है, रोमन हो गया। कई नालायक बच्चे हैं गलत कर चुके हैं। और एक बात मैंने सोच के बताना, आप ये कह रहे हो कि सर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो एफएमई होगी वो सेल प्राइस बन जाएगा, 2 लाख कॉस्ट होगी, 50,000 रुपये कैपिटल गेन आ जाएगा। सर यही आप एग्जाम में गलती करके आओगे, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। वो कह रहा है ए इज द ओनर ऑफ ए कार और कार इज द पर्सनल इफेक्ट, और अगर पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट में ही कवर नहीं होगी। कैपिटल गेन तो छोड़ो सर, कैपिटल गेन तो बहुत दूर की बात है, पहले वो एसेट में तो कवर हो। और ये मोटर कार है, ये कार है, कैपिटल एसेट से ही बाहर होगी, इस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इसका आंसर पता क्या बनेगा? नील बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर बनेगा। आया कुछ समझ? जा रहा दिमाग में? लग रहा है कुछ मजेदार कर रहे हैं। हाँ अब आके आओ जी, अगला देखो जी। अगला अभी गेम खत्म नहीं हुई सर। अगला है एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट। एक्स ने कैपिटल कन्वर्ट की है, एक्वायर की थी 10 जून 88 को 60,000 पे, इनटू स्टॉक इन ट्रेड 10 मार्च 18। 10 मार्च 18 को उसने क्या किया जी? कन्वर्ट कर दिया। फेयर मार्केट वैल्यू कन्वर्जन के दिन की 3 लाख रुपए है, और फिर अब वो आगे बेच दिया 4 लाख रुपए का 10 जून 20 को। कह रहे व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कब मानेंगे जी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ ट्रांसफर कब मानेंगे। कैपिटल एसेट को अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करूंगा, क्या वो कन्वर्जन ट्रांसफर है या नहीं है? सर सोच समझ के बोलो ना, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करूंगा, क्या वो कन्वर्जन ट्रांसफर है या नहीं है? आंसर इज यस है। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था कि जब ट्रांसफर होगा
इंडेक्सेशन वहीं तक होगा, होल्डिंग पीरियड वहीं तक होगा, सिर्फ टैक्सेबिलिटी बाद में करेंगे। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, कब कन्वर्ट कर दिया? 10 मार्च 18 को। तो अगर 10 मार्च 18 कन्वर्ट किया, दैट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर, इसके बाद टैक्सेबिलिटी डेफर होगी, ट्रांसफर हमारी निकल के आ चुकी है। उसने मुझसे क्या पूछा है? ट्रांसफर टैक्सेबिलिटी। वो कह रहा है ट्रांसफर कब बनेगा? तो ट्रांसफर बनेगा जी 10 मार्च 2018 को। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मार्च 10 2018 ये हमारा बन गया ट्रांसफर। ओके जी, आगे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कह रहे हैं एक्स ने कन्वर्ट की कैपिटल सेट, मतलब 60,000 रुपये की एक्वायरी की थी, स्टॉक इन ट्रेड 10 मार्च 18 को, एफएमवी है 3 लाख रुपए, उसने फिर बाद में स्टॉक इन ट्रेड 4 लाख का बेच दिया। और कह रहे कैपिटल गेन टैक्सेबल इन विच द प्रीवियस ईयर, किस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे जी? हाँ नहीं, किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होंगे? याद करो मैंने कहा था कि जब आपने कन्वर्ट किया होगा वो बन जाएगा ट्रांसफर, बट टैक्सेबिलिटी उस साल होगी जी, टैक्सेबिलिटी उस साल होगी जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे। सर कन्वर्जन ट्रांसफर तो है, बोल दो हाँ, कुछ तो बोलो नालायको, यस है नो, यस ना। कन्वर्जन ट्रांसफर तो है, बट गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी जिस साल में गवर्नमेंट ने क्या बोला, जल्दी बोलो, जिस साल में कन्वर्ट किया या एसआईटी सोल्ड किया, एसआईटी सोल्ड किया। और यहाँ पे एसआईटी आपने सोल्ड किया है 10 जून 20 को, तो अगर 10 जून 20 है तो ये 2021 हो गया प्रीवियस ईयर, हमारा 2021, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपने एसआईटी बेचा होगा, टैक्सेबिलिटी आपकी उसके बेस पे होगी, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो री अगला दी, उसने कन्वर्ट की कैपिटल सेट को, एक्वायर किया 98 में 60,000 रुपये का, स्टॉक इन ट्रेड 18 में, एफएमवी 3 लाख रुपए, उसने फिर बाद में बेच दिया 4 लाख रुपए का। वो कह रहे हैं टैक्सेबल क्या होगा पीजीपी के अंदर। बताओ, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है ना सर, मैं तो पेन छोड़ रहा हूँ यार, मैं नहीं करूँगा ये। मेरी पूरी फैमिली अगर करके बता देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले पे आ जाऊँगा। जल्दी लिख के बताओ इस केस में पीजीपी कितना आएगा? सर पीजीपी कितना आएगा? जितने का स्टॉक इन ट्रेड बेचा, स्टॉक इन ट्रेड कितने का बेचा? 4 लाख का, माइनस में कोस्ट, कोस्ट क्या बनेगी? जल्दी बोलो सर, माइनस में कोस्ट, कोस्ट क्या बनेगी? कोस्ट वो बनेगी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी कैपिटल गेन के लिए, सेल प्राइस होगा ना, वही पीजीपी के लिए कोस्ट बन जाएगी। मतलब जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस होगा वही एफएमवी पीजीपी की कोस्ट बनेगी। तो कोस्ट यहाँ पे बनेगी 4 लाख, सॉरी 3 लाख, और ये 4 लाख है, तो 1 लाख रुपए जो होगी ये बिजनेस की इनकम आएगी, ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बातें समझ में? और अगर नहीं आ रही ना, कई बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल नए आए हैं और नए आके बैठ जाते हैं आराम से, नए आके बैठ जाते हैं बस। तो पहले एक बार रिवीजन क्लास देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, उसके बाद देखो री अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हेन इज इनहेंस कंपनसेशन बाय फाइनल ऑर्डर और पार्ट देयर ऑफ रिसीव बाय एनएसएससी टैक्सेबल, किस ईयर में टैक्सेबल होगा? हाँ जी, याद करो मैंने कहा था अगर कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर ने बढ़ाया, हेलो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर ने बढ़ाया तो गवर्नमेंट ये बात कहती है फिर जब वो फाइनल ऑर्डर आएगा ना उस ईयर में टैक्सेबल होगा। मतलब अगर पैसा इंक्रीज किया इंटरिम ने तो फाइनल ऑर्डर होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। और अगर कंपनसेशन फाइनल ऑर्डर ने इंक्रीज किया, जल्दी बोलो, अगर कंपनसेशन फाइनल ऑर्डर ने इंक्रीज किया तो क्या लिखवाया था मैंने? जैसे जैसे रिसीव होगा वैसे वैसे टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो यही तो कह रहा है कि आपका इनहेंस हुआ फाइनल ऑर्डर से, तो फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट रिसीव नहीं करेंगे। याद करो मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था फर्स्ट रिसीव नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसीव। मतलब जैसे जैसे पैसा रिसीव होगा वैसे वैसे पैसा टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो ये अगला, वो कह रहे हैं एक कैपिटल एसेट विच वॉज सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन एंड विच आर एडवांस मनी रिसीव, एडवांस मनी रिसीव की है 17 जुलाई 14 को और एडवांस मनी कर लिया फॉरफिट। अब अपने आप बोल दो जी, अगर 17 जुलाई 14 को की है तो मैंने कहा था क्लास में एक डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, अब तो समरी बुक भी आपके पास है। ओ माय गॉड, कई बच्चे तो चिढ़ा रहे हैं, कह रहे ए हमारे पास भी समरी बुक है, हमारे पास भी समरी बुक है, मजे ले लो मजे ले लो। तभी तो बच्चे आने कम हो गए, मेरा बस चलता उनके कान पकड़ के लेके आता। और वैसे मैंने सोचा था मैं इतनी जल्दी समरी बुक निकाल दूंगा, मेरे को यह था कि हमारे 90,000 फैमिली के मेंबर होंगे तब जाके अनाउंस करूंगा, बट मुझे वेबसाइट लॉन्च करनी थी, मुझे एप्लीकेशन लॉन्च करनी थी, इस चक्कर में आपको गिफ्ट दे दिया मैंने जल्दी। और जल्दी गिफ्ट देने के चक्कर में आप सेशन में ना बंद हो गए, वो तो उससे भी गलत बात हो गई। दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत आप लोगों को आएगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज समझ में नहीं आते सिर्फ नोट्स पढ़ने से। ठीक है, अब बताऊँ, उन्हें फटाफट से बताओ जी। याद करो एडवांस मनी वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1/4/14 से पहले,
अगर 1/4/14 से पहले फिर ट्रीटमेंट करोगे कैपिटल गेन में, अगर 1/4/14 के बाद होगी तो ट्रीटमेंट अदर सोर्स में होगा। तो अपने बोल दो फॉरफिट कब की है, 17 जुलाई 2020। तो भैया 1/4/14 के बाद है, तो अगर 1/4/14 के बाद ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, अदर सोर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आएगा। ओके जी, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 64 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, वेयर हाउस इज सोल्ड ऑन 17 सितंबर 14। आपने घर भेज दिया 17 सितंबर 14 को 16 लाख का, जिसमें एडवांस लिया 2 लाख रुपए का, वॉज रिसीव ऑन 15 मई 13, 15 मई 2013 को। असेट परचेज की थी 7 लाख रुपए की 16 मई 12 को। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस सो रिसीव। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर एडवांस मनी ली है 15 मई 2013 को, मतलब 1/4/14 से पहले, और अगर 1/4/14 से पहले तो ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, अदर सोर्स में, कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में तो कैपिटल गेन में क्या करते हैं, जितनी भी एसेट की कॉस्ट होती है एडवांस मनी फॉरफिटेड, उसमें से रिड्यूस करके फिर आपको दिखा देते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे कॉस्ट आपकी 7 लाख रुपए है और एडवांस मनी फॉरफिट 2 लाख रुपए है, तो कॉस्ट पता कितनी बनेगी, 5 लाख। उससे ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन बढ़ जाएंगे। तो कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट क्या था, जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से कम करते थे, अदर सोर्स में पूरी की पूरी टैक्सेबल करते थे। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। बट यहाँ पे अदर सोर्स क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एडवांस मनी चेक करो, फॉरफिट जो की है वो 15 मई 13 को की है, दैट इज 1/4/14 से पहले की है। तो फिर हमें आंसर पता क्या देना पड़ेगा, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ हाउस। इसको कोआ में से माइनस कर देंगे ताकि कोआ कम हो जाए, और जब ये आगे बेचेंगे तो कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट करते हैं कैपिटल गेन में। तो मेरे ख्याल से 65 क्वेश्चन ही थे बस। अब 65 में से हमने कितने किए हैं, मेरे ख्याल से हमने 25 के राउंड तो क्वेश्चन किए होंगे। अब जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, आपका एक फ़र्ज़ बनता है जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो बताना मुझे कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने आपके सही हैं। अगर सारे के सारे आपके सही हो गए ना, अगर सारे ही सही हैं तो मतलब कैपिटल गेन की रिवीजन हमारी बढ़िया तरह से हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे कैपिटल गेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है। बाकी जब मैं क्विज लूँगा, जब मैं क्विज लेनी स्टार्ट करूँगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन कंप्लीट होने के बाद, तो उस क्विज में ऐसा नहीं है कि स्कैनर वाले क्वेश्चन ही होंगे, काफ़ी सारे अलग क्वेश्चन भी होंगे। और फिर मैं चेक करूँगा मेरे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। उसमें हम प्राइस भी रखेंगे, प्राइस देखते हैं, मतलब जो भी होगा। बट पहले हम अपनी रिवीजन करें, रिवीजन हम अपनी बढ़िया तरीके से करें ताकि हमें ये लगे कि हाँ भाई रिवीजन तो हमारी बढ़िया से हो चुकी है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जीएसटी की 18 घंटे की रिवीजन क्लास से बेस्ट कोई बेस्ट क्लास नहीं है सर। उसमें कुछ नहीं करना, बस आपने अमेंडमेंट क्लासेस देखनी है। अमेंडमेंट क्लास तो देख सकते हो सर, अमेंडमेंट क्लास देख सकते हो, साथ में वो रिवीजन क्लास देख लेना 18 घंटे वाली, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी एमसीक्यूज जीएसटी के मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये कमिटमेंट कर रहा हूँ जी। एमसीक्यूज जीएसटी के मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। बस एक बार पहले हमारी इनकम टैक्स की रिवीजन फटाफट से पूरी हो जाए, देन उसके बाद जो होगा हम एमसीक्यूज करेंगे, क्विज के थ्रू करेंगे जी। ओके जी, चलो अब मुझे अपने एक काम करना है जी। एक तो चैट बॉक्स में बताना है, मतलब कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन थे और कितने आपके सही हैं। और दूसरा, वेडनेसडे को हम अदर सोर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। होपफुली 1 या 2 रिवीजन लेक्चर जो होंगे हमारे अदर सोर्स में लगेंगे जी। उसमें गिफ्ट की टैक्सेशन भी है, डिविडेंड की टैक्सेशन भी है, और बाईबैक की भी है, और जो अदर मिसलिनियस प्रोविजन है वो भी हम सारे अदर सोर्स में करेंगे जी। और फिर हमारा बस एक चैप्टर बचेगा, सबसे लेंथी, जो बहुत सारे बच्चों का दिल घबराता है उससे, दैट इज पीजीबीपी, ठीक है। पीजीबीपी उम्मीद करूंगा आप क्लास से, मतलब रिवीजन क्लास से पहले एक बार वो सब पढ़ के आ जाओगे ताकि रिवीजन क्लास में आपकी आसानी हो, ठीक है। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब 8:30 बजे, थोड़ी देर के बाद जी। 8:30 बजे डाउट सेशन, सैलरी का डाउट सेशन है। सैलरी का एक पार्ट हमारा हो चुका था, एक पार्ट आज हमारा लास्ट है। तो जो भी आपके सैलरी के डाउट्स होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी के डाउट होंगे। मंडे टू सैटरडे लाइव गूगल मीट पे, लाइव ही यूट्यूब पे आपके डाउट सेशन में ले रहा हूँ जी। और सीरीज का नाम है, जल्दी बोलो क्या है, आपके सवाल और मेरे जवाब, ये हमारी सीरीज है जी, ठीक है। चलो जी, तो फिर चलते हैं जी। फटाफट से अपना वही काम कर दो, अपना जो नॉर्मल करते हो, ठोक दो, ठोक दो लाइक, ठोक दो लाइक। बच्चा कह रहे हैं ठोक दिया सर, ठोक दिया, टेंशन मतलब ठोक दिया, ठीक है नी। और बाकी आप सब बच्चों को बता देना प्ले स्टोर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, ताकि वो डाउनलोड करें, वहाँ से जीएसटी की समरी ले सकते हैं, आराम से पढ़ें, तंदुरुस्त होकर पढ़ें, चुस्त होकर पढ़ें, और बढ़िया तरीके से पढ़ें ताकि नंबर आपके बढ़िया आने चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे 8:30 बजे, सेम टाइम सेम जगह। आज हमारा सेशन भी छोटा हुआ है क्योंकि आज हमारे एमसीक्यू जल्दी कंप्लीट हो गए, कोई बात नहीं। वेडनेसडे को हम अपनी अदर सोर्स की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो,
बस खुशियाँ बांटते रहो जी। बाय बाय जी।